જોહાર ડિસિઝન ન્યૂઝ ગુજરાતી પર આપની સાથે હું ડૉક્ટર અવિનાશ। 31મું આદિવાસી એકતા પરિષદ સાંસ્કૃતિક મહાસંમેલનનું આયોજન સેલવાસના અથાલા ખાતે થઈ રહ્યું છે। ત્યારે આજે એક મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને એ મીટિંગમાં એકતા પરિષદના જે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે ખરાડી સાહેબ એ પણ આવ્યા હતા અને એને લઈને આ એકતા પરિષદનું શું મહત્વ છે, એકતા પરિષદ દ્વારા જે દર વર્ષે અહીં अलग अलग राज्यों में जे सम्मेलनों थाय छे एनु शुं परिणामों आवे छे अने एक सांस्कृतिक वारसाने बचाववानुं जे आखुं भगीरथ कार्य एकता परिषद द्वारा करवामां आवी रह्युं छे एने लईने आपणे चर्चा करीशुं अने जे वर्तमान प्रश्नों छे, जे वर्तमान आदिवासी समाजना जे सवालों छे एमना विषे एवो शुं माने छे अने एवो एकता परिषद साथे केम जोड़ाया ए तमाम प्रकारनी माहिती आपणे एमना पासेथी मेळवीशुं अने ए सिवायना पण एमना जे मंतव्यो छे ए आपणे जाणवानी कोशिश करीशुं। डिसिजन न्यूज में खराड़ी साहेब आपनुं स्वागत है। जोहार। मेरा पहला प्रश्न ये है कि मैंने तो आपका परिचय दिया, लेकिन आप अपने हिसाब से आपके शब्दों में आप परिचय देना चाहो तो आपका परिचय कैसे देंगे दर्शकों को? मैं महावीर खराड़ी हूँ। मेरा जन्म स्थान राजस्थान का बांसवाड़ा ज़िला है, लेकिन वर्तमान में मैं उदयपुर में रहता हूँ। मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ और उदयपुर में एडिशनल डिविजनल कमिश्नर लगा हुआ हूँ। आदिवासी एकता परिषद से मेरा जुड़ाव 20 वर्ष पहले हुआ था। चूँकि मैं आदिवासी समाज से ही हूँ, उसी आदिवासी पिता से ही मेरा जन्म हुआ है, तो बचपन से ही एक मन में हमेशा ये इच्छा रही कि आदिवासी संस्कृति जो विश्व की सर्वाधिक समृद्ध संस्कृति है, उसको नष्ट होने से कैसे बचाया जाए और उसका संरक्षण कैसे किया जाए, इस पर हमने काम करना शुरू हुआ। इसी को बचाने की मुहिम में ही हम लोग अभी लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आदिवासी एकता परिषद एक विचारधारा है और उस विचारधारा का जुड़ाव जो है वो धरती से है। क्योंकि आदिवासी धरती को अपनी माँ मानता है, प्रकृति की पूजा करता है। विश्व का कोई भी धर्म हो, विश्व का कोई भी मत हो और कोई भी विचारधारा हो, उन सब की उत्पत्ति नेचर से हुई है और इसी धरती से हुई है। क्योंकि हम तो धरती के ही पुत्र हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इस धरती को कैसे बचाएं। आदिवासी एकता परिषद की स्थापना वर्षों पहले, चूँकि ये 31वां सम्मेलन है, हम पूरे देश में सम्मेलन करते हैं और इस बार की बारी सिलवासा की है, दादरा नगर हवेली की। तो हमारे बुज़ुर्गों ने इसकी स्थापना करी। 10-12 लोगों से आदिवासी एकता परिषद शुरू हुआ और आज हम लोग भारत के 17 स्टेट्स में पहुंच चुके हैं, जहां बच्चे बच्चे की जुबान पे आदिवासी एकता परिषद का नाम है। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड एक संगठन नहीं है, अपने आप इस विचारधारा से लोगों का जुड़ाव होता है। और हमारी विचारधारा ऐसी है कि हमें किसी को बताने नहीं जाना पड़ता है। ऐसे सम्मेलन, ऐसे आयोजन के माध्यम से ही हमारे युवाओं को, नए जुड़ने वाले लोगों को पता चल जाता है कि हमारा मेन मोटो क्या है। हमारा एकमात्र मोटो जो सबसे ऊपर है वो यह है सांस्कृतिक एकत्रीकरण और सांस्कृतिक एकीकरण। दूसरा, पर्यावरण का संरक्षण। और तीसरा, मानवता, मानववाद। जिस तरह से जियो और जीने दो वाली विचारधारा, हम प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितनी हमें आवश्यकता होती है। और
प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाता है उसका हम विरोध भी करते हैं। संवैधानिक दायरे में रह के विरोध करते हैं। तो मैंने आपको बताया सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, मानववाद और सामाजिक एकात्मकता, ये हमारा मेन उद्देश्य है। अभी हम यहाँ जो 31वां सम्मेलन करने जा रहे हैं उसमें पूरे देश से 8 से 10 लाख लोगों के आने की संभावना है। पिछले साल हमने गुजरात में किया था, कवाट में। हमारे 3 दिन का जो फ्लो था वो 15 लाख के आसपास का फ्लो था पब्लिक का। हर साल ये 13, 14 और 15 जनवरी को ही आयोजित होता है और हर वर्ष अलग अलग राज्यों में आयोजित होता है। सर, आप कब जुड़े इस एकता परिषद के साथ? पहले ये आपने बताया कि आप प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। वैसे तो मैं मेरे विद्यार्थी जीवन से ही आदिवासी एकता परिषद सहित कुछ दूसरे जो नेचर कंजर्वेशन का काम करने वाले जो हमारे आदिवासियों के संगठन हैं, आदिवासियों के क्या गैर आदिवासियों के संगठन थे उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। प्रशासनिक संगठन है उनके साथ भी, ये सरकारी संगठनों से भी जुड़े हुए थे हम। बट देखो, हमारा दायित्व एक सरकारी अधिकारी होने के नाते हमारा दायित्व ये होता है कि जनता की सेवा करना। जनता की सेवा हम कर ही रहे, लेकिन जनता की अच्छी सेवा कब होगी? जब ये नेचर बचेगी, पेड़ बचेंगे, पौधे बचेंगे, जीव जंतु बचेंगे, समाज में सौहार्द होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कानून व्यवस्था बनी रहेगी, वही तो सेवा है। और प्रत्येक प्राणी को, इंसान ही नहीं, प्रत्येक प्राणी को भरपेट भोजन मिलना चाहिए, उसकी आवश्यकता की चीजें मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें कौन देता है? प्रकृति देती है। तो जब तक हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो ये चीजें नहीं मिलेगी। तो सही मायने में सेवा भी यही है। जब भी मुझे मेरी सरकारी सेवा से समय मिलता है तब मैं ये काम करता हूँ। पर सर, काफ़ी सुनने को हमारे आदिवासी समाज में मिलता है कि हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इसीलिए हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप पे कभी ऐसा प्रेशर आया कि प्रशासन अधिकारी होने के कारण आप ये समाज के लिए नहीं कर सकते? देखिए, सरकारी अधिकारियों की एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें कुछ संहिताएं निर्धारित, आचार संहिता निर्धारित होती है कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते। जो सरकारी अधिकारी राजनीति नहीं कर सकता। अब ये तो राजनीति है नहीं, समाज की तो सेवा है। हाँ, ओके। और सेवा करने के लिए सरकारी अधिकारियों को कहीं कोई मनाही नहीं है। आपने हजारों उदाहरण देखे होंगे, सोशल मीडिया पे फोटोज भी देखे होंगे, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, PCS ऑफिसर्स और बड़े उच्च पदों पे रहने वाले लोग गंदी बस्तियों में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, जूते बांटते हुए देखा होगा आपने, उनको नहलाते धुलाते हुए देखा होगा, हॉस्पिटल में सेवा करते हुए देखा होगा। तो वो उनकी सेवा भी एक तरह से प्रकृति की सेवा है, जीव जंतु की सेवा, दुखी की सेवा। तो हम भी यही कर रहे हैं भाई। इस भारत में चूंकि आदिवासी इस देश का एक तरह से मूल मालिक है, मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा सनातनी भी यही है। जो सनातन कहते हैं ना, आदि और सनातन में क्या फर्क है? जो आदिकाल से है वही सनातन है, और सनातन है वही आदिकाल है। तो जब यहीं का जो मूल आदिवासी है वो तकलीफों में है, तो तकलीफ दूर करना कौन सा अपराध है? कोई अपराध नहीं। आदिवासी को क्या चाहिए? पेड़ चाहिए, पौधे चाहिए, अनाज चाहिए जो इस मिट्टी से, इस माता से पैदा होता है। वो किसी से छीन के तो खाता नहीं। तो जब हम इसको बचाएंगे नहीं तो फिर उसको कहां से मिलेगा? तो ये भी एक सेवा है। दूसरा, कल्चर की बात करते हैं। आदिवासियों का एक यूनिक कल्चर है। नारी सशक्तिकरण का सबसे, वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो वो आदिवासी है। यहाँ नारी पर कोई प्रतिबंध नहीं। घर की मालकिन, घर की मुखिया नारी होती है। हमारे समाज में ना बाल विवाह है, ना पर्दा प्रथा है, विधवा विवाह प्रचलन में है, ना दहेज प्रथा है, कुछ नहीं है। तो ये कुरीतियां तो पहले से ही नहीं, यही हमारी संस्कृति है। अगर हम इसको नहीं बचाएंगे, आज
आप देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप पे बहुत बहस चलती है। तो हमारे समाज में तो पहले से नातरे की प्रथा है, भाई बिना शादी किए भी रह सकते हैं। हाँ। दहेज प्रथा है ही नहीं, हम तो सामने से बेटी है वो लेती है, दापा प्रथा होती है। पर सर तो दूल्हे वाला लेके आता है और बेटी को देता है। इस बैठक में जो सवाल उठे हाँ। कि आदिवासी बच्चियों को बेचा जा रहा है, उसमें आप मानते हो? नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ। देखिए, हम जाति प्रथा मिटाने की बात करते हैं, मानव सब समान है, ऐसी हम बात करते हैं। कहीं ऐसी बात आई होगी कि अगर किसी समाज में लड़कियों की कमी है, क्योंकि आदिवासी में बेटी पैदा होने पे खुशी मनाई जाती है, तो आदिवासियों में बेटियां ज्यादा है, महिलाएं ज्यादा है, और किसी समाज में कम है, तो उस समाज के लोग कुछ पैसे देके अगर शादी करके ले जाते हैं उसको, तो उसको बेचना नहीं कह सकते हम। तो उसको क्या कहेंगे सर? अगर पैसे दे के ले जाते हैं तो फिर? इस स्वेच्छा से शादी की बात हुई। ओके, स्वेच्छा से शादी की बात हुई। हाँ, कुछ समस्या है, जैसे कॉटन सीडिंग में और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए सरकारी एजेंसीज लगी हुई है, काम करते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, गिरफ्तारियां भी होती हैं, बच्चे अगर कहीं दुखी हैं तो उसको बरामद भी करके लाते हैं, ऐसा होता है। सर, वर्तमान समय में आपको आदिवासी समाज के जो सामने कौन कौन से पड़कार दिख रहे हैं? आपको कौन सी समस्याएं ज़्यादा आने वाली दिख रही है कि अभी ये आएगा? देखिए, सबसे ज़्यादा समस्याएं जो आदिवासियों की उत्पन्न हो रही है वो विस्थापन की है। अति बाजारवाद की समस्या भी है। जंगल कटेंगे तो आदिवासी दुखी होगा, पर्यावरण की क्षति होगी, नदी नाले सूखेंगे तो आदिवासी दुखी होगा, क्योंकि वो तो इस धरती पे ही निर्भर है। तो एक तो पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है, माइनिंग हो रही है, और बेमतलब का विकास, वो भी एक बड़ी समस्या है। जितना चाहिए उतना होना चाहिए, लेकिन ज्यादा दोहन नहीं होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या देख रहे हो सर आप? आपको क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन हमारी संस्कृति में है? मैंने आपको कहा ना कि हम प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना हमें चाहिए। तो ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए कि जितना चाहिए उतना ही लो। बहुत ज्यादा विश्व के प्रथम धनवान व्यक्ति बनने के लिए अगर कोई पर्यावरण का ह्रास करे तो वो गलत है, मैं ये मानता हूं। हमारे समाज के जो मूल प्रश्न है उनको आप मीडिया को किस तरह देख रहे हैं? आदिवासी समाज में मीडिया को किस रूप में देख रहे हैं आप? मीडिया का जब देखिए, आदिवासी खुद एक शर्मीले स्वभाव का है। आजकल का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वहां तक उसकी पहुंच नहीं है। वो अपनी बात किसी मंच तक रखने जाता है तो उस मंच तक उसकी पहुंच नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद मीडिया कम उठा रहा है आदिवासियों की समस्याओं को, या जितनी जगह देनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि मीडिया अंदर तक जाए, खुद रहे और उसको महसूस करे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मीडिया ही बता देगा कि क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है। इस एकता परिषद के महासम्मेलन में कौन कौन से विषयों पर बात होने जा रही है? आप देखिए, हमारे हर साल का जो सम्मेलन होता है उसके अलग अलग विषय होते हैं, उसमें प्रस्ताव पास होते हैं विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के ऊपर, या पॉलिसी मेकिंग में क्या शामिल किया जाए उसके ऊपर उसका प्रस्ताव हम करते हैं, और हर साल भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित करते हैं कि हम ये चाहते हैं, और कभी कभी हमारे सुझावों को शामिल भी कर लिया जाता है। इसके अलावा चूंकि ये कोई राजनीतिक सम्मेलन तो है नहीं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, नेतागण आते हैं और सुनते हैं। उनके माध्यम से भी विभिन्न सदनों में, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में उठवाते हैं, तो वो भी होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमसे सभी लोग जुड़े हुए हैं। हमारा किसी को कोई सपोर्ट या कोई किसी तरह का प्रभाव या ऐसा, हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह कभी काम नहीं करते। हम तो कहते हैं हमारी ये समस्या, हमारे साथ आके बैठो और आप बताओ, जो हमारा
भला करवाए, वो हमारा अपना है। ये આ હતા એકતા પરિષદના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, જેમણે સમગ્ર મહાસંમેલન વિશેની પણ માહિતી આપી અને આદિવાસી સમાજમાં જે પડતર પ્રશ્નો છે એમની પણ ચર્ચા કરી, અને આ સિવાય જે આવનારી સમસ્યાઓ છે એના વિશે પણ વાત કરી, અને જે મૂળભૂત ચર્ચા છે એના વિશે પણ વાત કરી, અને મીડિયાનો આદિવાસી સમાજમાં શું રોલ હોઈ શકે એમના વિશે પણ માહિતી આપી. જોહાર. बहुत बहुत धन्यवाद. जय आदिवासी. જય આદિવાસી. ડિસિઝન ન્યૂઝના બીજા વિડીયો જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન બટન પર જઈ ક્લિક કરો. સ્વતંત્ર અને આઝાદ પત્રકારત્વની મદદ કરવા નીચે આપેલા થેન્ક્સ બટન પર જઈ ક્લિક કરો. મદદની કિંમત નિશ્ચિત કરો અને ડિસિઝન ન્યૂઝની આ સફરમાં અમારા સાથી બનો.